के लिए मैं आपको सलाम करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं। और इसीलिए मैं आया नहीं क्योंकि आज मेरा थोड़ा व्यस्तता थी, तो उसके बावजूद भी मुझे अभी जाना है पहले से निर्धारित एक कार्यक्रम में। लेकिन मुझे लगा कि आप लोग यहाँ जा रहे हैं और इस मौके पर अगर हम लोगों के बीच में जनता की बात कहते करते हैं तो हमको आपके साथ खड़े होना चाहिए उस दशा में अगर मैं यहाँ हूँ तो। मैं बस 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। समस्या ये है कि सरकार जितनी ताकत इस बात पर लगा रही है कि आपका जुलूस न निकले, जितनी ताकत इस बात पे लगाई गई है, सिर्फ आप ही के लिए नहीं लगाई गई, एक और जुलूस है, जितनी ताकत इस बात पे लगाई गई है कि कैसे इस जुलूस को रोकना है, एक स्पेसिफाइड जगह से आगे नहीं जाना है, नहीं जाने देना, उससे कम ताकत में, उससे कम ऊर्जा लगाए हुए बताइए कि 2-2, 3-3 थाना क्षेत्रों की कोतवालियों की पुलिस इकट्ठा होकर के 15-20 लोगों को रोके, इसका क्या औचित्य? इसका कोई औचित्य नहीं है, ये अर्थहीन बात है। लेकिन ये अर्थहीन बात इसलिए करनी है क्योंकि रोजगार अगर कहीं देना है तो रोजगार विज्ञापन में देना है। आप देखिए सब जगह नई सरकार बनी, माने नई सरकार के पुरानी सरकार के नए मुख्यमंत्री हुए, तीसरे मुख्यमंत्री, और पूरे प्रदेश भर में विज्ञापनों की भरमार है, विज्ञापनों की होड़ है, विज्ञापनों का एकदम लगता है कि विज्ञापन छापने वालों को जरूर बहुत रोजगार मिला है, जो ब्लैक और प्रिंटिंग का धंधा करते हैं उनको बहुत रोजगार मिला है। और उसमें भी बड़े जोर शोर से ऐलान है कि सरकार को रोजगार देने के प्रति बड़ी गंभीर है, लेकिन वो गंभीरता आपके प्रकरण से दिखाई दे रही है, आपके मामले से दिखाई दे रही है। ये पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपसे नहीं बल्कि सरकार के लोगों से, जो भी बात ऊपर पहुंचाने के लिए उत्तरदायी हो, जो भी जिम्मेदार हो, जिनके जरिए बात पहुंचती हो, तो असल में तो ऐसा नहीं कि पहले इन्होंने तय किया कि ये सड़क पर आएंगे। ये जो लोग यहाँ सड़क पर बैठे हैं, पहले दिन इन्होंने नहीं तय किया कि ये पहले दिन सड़क पे आएंगे, बल्कि ये तो अपना काम करते थे, ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। और एक दिन इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि भाई जितना प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं उन सारे लोगों को हम ट्रेंड करेंगे। इन्होंने नहीं कहा कि इनको ट्रेनिंग की जरूरत है। बहुत साधारण सामान्य मामूली सा सवाल है सरकार से कि भाई अब हम चूंकि ट्रेन टीचर्स आपकी दृष्टि से हो गए हैं, हमारे पास ट्रेनिंग की डिग्री है, तो फिर जो सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया है उस सरकारी नियुक्ति प्रक्रिया में हमको कंसिडर किया जाना चाहिए, हमको भी शामिल किया जाना चाहिए। ये इतनी सी बात, ये बहुत साधारण बात। और इसमें एक और बात जो समझ लेने की है वो ये कि इन लोगों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIS से अपना DLED की डिग्री की है। DLED मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कोई स्वायत्त, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई लाला जी की दुकान नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। तो बस जिनको भी जुलूस में कानून का पालन कराना है, उनको कानून लागू करने वाले लोगों से सिर्फ इतना पूछवाना चाहिए, हमारी तरफ से इतनी बात पूछ लें कि किसी राज्य की सरकार भारत सरकार के किसी इंस्टीट्यूट की डिग्री को मान्यता देने से इनकार किस कानून के तहत कर सकती है, वो वाला कानून सख्त करे। वो बता दें कि ऐसा कानून है कि भारत सरकार के इंस्टीट्यूशन की डिग्री को हम नहीं मानते, या जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन है NCTE, उसके मान्यता को हम नहीं मानते। उसका क्या क्राइटेरिया है, उसका क्या पैमाना है जिसके आधार पर नहीं मानते, ये स्पष्ट हो जाए तो तब तो सब जायज है, सब वाजिब बात। लेकिन अगर इसमें से कोई भी तर्क नहीं है, इसमें से कोई भी लॉजिक काम नहीं करता, यहाँ सरकार चलाने की जो प्रणाली है वो कैसे काम करती है, वो इनके केस में बहुत आइडियल है कि जनवरी के महीने में शिक्षा सचिव ने एक शासनादेश जारी किया
और उन्होंने कहा कि ये सारे लोग कंसिडर किए जाएंगे, इनको भी अपॉइंटमेंट में कंसिडर किया जाएगा। जनवरी के महीने में इसी साल ये शासनादेश लागू जारी हुआ और फरवरी के महीने में फिर शिक्षा सचिव ने कहा कि नहीं, ये कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो ये जो शासन चलाने की प्रणाली है, ये जो प्रशासन चलाने की प्रणाली है, ये कोई पर्ची तो नहीं, शासनादेश और पर्ची में कोई अंतर होना चाहिए कि कोई पर्ची जारी की जा रही है, कोई जो पर्ची फाड़ दी जाए, जनवरी के महीने में एक जारी होगा, फरवरी के महीने में दूसरा जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे करके तो चीजें नहीं चल सकती। तो बेसिकली जो सवाल है, इकट्ठा करने से आसान काम है, एक सेक्रेटरी इनकी बात सुने, ये उससे बहुत आसान है। लेकिन क्योंकि सरकारों को रोजगार देना नहीं है, रोजगार देने के रास्ते में जितनी बाधाएं पैदा की जा सकती हैं, जितनी हिंडरेंसेस पैदा की जा सकती हैं, उतनी करनी है। इसलिए उसको लगता है कि नहीं, सारे देहरादून के पुलिस 15-20 लोगों को रोकने के लिए इकट्ठी करनी पड़े तो वो भी करेंगे, लेकिन वाजिब बात नहीं सुनेंगे, लोगों की तार्किक बात नहीं सुनेंगे। ये समाज। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जब आप यहाँ मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करने आए हैं, जब आप ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से आपकी बात करवाई जाए, जब आप कह रहे हैं कि नौजवान मुख्यमंत्री है, वो भी यही कह रहे हैं कि नौजवान मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री है, युवाओं की बात सुनेंगे, जब आप ये कहने आए हैं, तो ठीक इसी समय में मुख्यमंत्री जी एक ऑनलाइन मीटिंग में, एक वर्चुअल मीटिंग में व्यस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री उस बैठक में व्यस्त। और बैठक का एजेंडा क्या है? बैठक का एजेंडा है कि जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है उत्तराखंड में, वो चुनाव कैसे जीता जाएगा, वो बैठक का एजेंडा। तो चुनाव किसी भी तरह से जीतना, चुनाव क्यों जीतना है? क्योंकि अपना रोजगार पक्का रहना चाहिए, अपना रोजगार नहीं जाना चाहिए, अपने सर के ऊपर से लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं जानी चाहिए। उसके लिए जो करना पड़े तो करेंगे, लेकिन जो वाजिब बात है, जो जायज बात है, वो जायज बात को नहीं सुनेंगे। ये स्थिति है। और मैं आपसे फिर वहां से दिक्कत है, ठीक है, मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे फिर ये निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों है ऐसी स्थिति। अभी एक पत्रकार मित्र से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा, हम इस बात को आपसे कहने आए हैं कि मैं आपके जुलूस प्रदर्शन में अगर आया हूं, या मैं तीसरी चौथी बार अगर आ रहा हूं, तो मुझको एनआईएस में अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि रोजगार का सवाल बेसिक सवाल है। हम 1994 में उत्तराखंड आंदोलन के समय से ये समझते थे कि राज्य का मतलब रोजगार का सवाल हल होना है। इस समझदारी के साथ हम ये समझते हैं कि जो भी वैध तरीके से, जायज तरीके से रोजगार के एस्पिरेंट हैं, जो एलिजिबल है, उनको रोजगार मिलना। मुख्यमंत्री और आजकल महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्होंने एक फोटो लगाया सोशल मीडिया में, और कोश्यारी जी ने अपने बचपन के स्कूल का फोटो लगाया, और उस स्कूल की जो दुर्दशा उस तस्वीर में आप देख सकते हैं, वो दिखाई दे रही है। तो एक व्यक्ति विधान परिषद का मेंबर हुआ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कैबिनेट का मिनिस्टर हुआ, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हुआ, केंद्र में राज्यसभा का मेंबर हुआ, लोकसभा का मेंबर हुआ, महाराष्ट्र का राज्यपाल हुआ, लेकिन उसकी जिस स्कूल में वो पढ़ा, जिसका फोटो वो खुद शेयर कर रहा है, उस स्कूल की दुर्दशा है, वो जर्जर हालत में है। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षा चुनाव का एजेंडा नहीं है, रोजगार चुनाव का एजेंडा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा चुनाव का एजेंडा नहीं है। चुनाव का एजेंडा जाति और धर्म ज्यादा बड़ा है, इसलिए वो जाति धर्म को साधने के लिए मोदी जी वहां केदारनाथ में पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, जहां लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धर्म का एजेंडा उससे सत्ता, धार्मिक एजेंडा उससे सत्ता। धार्मिकता पोषित होती है, तोषित होती है इससे, लेकिन इससे शिक्षा का सवाल हल नहीं हो, इससे रोजगार का सवाल हल नहीं हो, इससे
इस प्रदेश में जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली है उसका सवाल हल नहीं हो। तो ये जो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप नौजवान लोग हैं, आपकी परेशानी है, लेकिन आप जैसे हजारों हजार लोगों की परेशानी है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अभी जो सरकार है उसने जो विज्ञापन लगाए हैं उसने क्या कहा, उसने कहा 25,000 नौजवानों को रोजगार देने का फैसला किया। वो फैसला करते हैं उसका भी प्रचार होता है। 25,000 लोगों को रोजगार मिला नहीं, 25,000 लोगों को रोजगार देने का फैसला किया। पूरे प्रदेश में दीवारें पाट दी है उन्होंने इन पोस्टरों से, दीवारों पर चिपका हुआ है पोस्टर कि 25,000 लोगों को रोजगार देने का फैसला किया। और ये 25,000 का झुंझुना देखिए कितना सुंदर है। 2018 में जब इसी सरकार के पहले मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत, उन्होंने कहा कि वो 2018 को रोजगार वर्ष के रूप में मनाएंगे और कितने को रोजगार देंगे, 25,000 लोगों को रोजगार देंगे 2018। 2021 में तीसरे मुख्यमंत्री आए, वो कह रहे हैं कितने को रोजगार देंगे, 25,000 को देंगे। रोजगार किसको मिला, 3 मुख्यमंत्री हो गए, उनका रोजगार पक्का हुआ। 25,000 वही खड़े हैं तो सवाल करते हैं, लोग पढ़ते लिखते हैं तो अपना अधिकार मांगने सड़क पर आते हैं। इसलिए कोशिश करनी है कि कितने लोगों को शिक्षा से बाहर धकेल सकते हैं, कितने लोगों को पढ़ाई लिखाई से बाहर कर सकते हैं। ये सुसंगत तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, ये सुसंगत तरीके से एक प्रक्रिया चली है। तो इसलिए आपकी लड़ाई आपके रोजगार की लड़ाई है, लेकिन आपकी लड़ाई व्यापक रूप से रोजगार के अधिकार की लड़ाई भी है। और इसलिए उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, आपके संघर्ष के साथ हैं। ये उम्मीद करते हैं कि इस प्रदेश में कोई तो संवेदनशील होगा, कोई अफसर, कोई ब्यूरोक्रेसी। आज सोचिए तो कि राज्य बना तो 70-71 लोगों के लिए बना। उत्तर प्रदेश में 71 लोग एक साथ विधायक नहीं हो सकते थे, 70 चुन करके आते हैं, एक एंग्लो इंडियन भी होता है 71वां। तो वो सब लोग हुए। और उसके अतिरिक्त तो नौकरशाहों के लिए भी हुआ, अफसरों के लिए भी हुआ। जिस तेज गति से यहाँ प्रमोशन होता है उस तेज गति से उत्तर प्रदेश में रहते तो नहीं होता। उत्तर प्रदेश में रहते तो कोई चीफ सेक्रेटरी जो यहाँ चीफ सेक्रेटरी हुआ, चीफ सेक्रेटरी नहीं हुआ होता, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए आपसे ये निवेदन कर, इसलिए आपसे ये अपील करते हुए कि आप अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ें। और जब आप लड़ाई में हैं तो सरकारों की कार्य प्रणाली है कि आप कहते हैं हमको कंसिडर करो, वो कहते नहीं ये पुलिस है, ये देखेगी। अब इनका एनआईए से कोई लेना देना नहीं, इनका डीएलएड से भी कोई लेना देना नहीं, उनका उस भर्ती से भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन सामना इनको करना है। देखेंगे ये इनके अपने तरह के कंसिडरेशंस है कि बस सड़क बाधित नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था का सवाल है, कुछ हो जाएगा तो इनसे पूछा जाएगा। तो इनकी प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी रोजगार है, इनकी प्रायोरिटी है कि अपनी नौकरी बनी रहे, उस पर आंच ना आए। तो जिनको आप असुरक्षित किए रहते हैं उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है, उनको आपसे भिड़ा भी देंगे। तो असल में लड़ाई तो ये नहीं है, इस बैरिकेड पर खड़े किसी आदमी से आपकी कोई लड़ाई नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन हमारी अपने हक की लड़ाई है, अपने अधिकार की लड़ाई है। और इतनी देर मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई थोड़ा भी समझ पाए तो इस बात को वहां तक पहुंचना चाहिए। पहुंचाने की जिम्मेदारी वाले लोग भी होते हैं जिनकी जिम्मेदारी है। तो अब ये हो सकता है कि वो इसका ठीक उल्टा भी पहुंचाएं, वो कहें कि नहीं भाई एक इमरेज है, लेकिन इन नौजवानों की बात सुनी जानी चाहिए, इनके भविष्य का सवाल है। कल को 2 दिन बाद आप इस राज्य के बनने का उत्सव मनाएंगे। ऐसे नौजवान लोगों ने ये राज्य बनाया, इस आस में बनाया कि रोजगार का सवाल हल होगा। और आज राज्य बनने के 21 साल होने को है और आप ऐसे लोगों को सड़क पर दौड़ाएंगे, जेल ले जाएंगे, गिरफ्तार करेंगे, लेकिन उनकी थोड़ी सी वाजिब बात, जायज बात नहीं सुनेंगे तो ये बात बनेगी नहीं। और ये समझ लीजिए कि सत्ता कुर्सी हमेशा रहने वाली नहीं है। मार्च के महीने में मैं आपसे कहना चाहता हूं
1 मार्च को हम दिवाली खाल में खड़े थे, वहां जम करके हम पर लाठीचार्ज हुआ 1 मार्च को तारीख। और उसके बाद मैंने वहां खड़े होकर के कहा कि चोट हमको लगी है, दर्द तुमको होगा, और 6 दिन 7 दिन बाद कुर्सी चलेगी। तो जिसको भी ये मुगालता हो कि वो स्थायी रूप से वहां बैठा हुआ है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये भूल ले। अंततः सबसे कारसाज चीज, सबसे ज्यादा ताकतवर चीज इस लोकतंत्र में जितना भी है, थोड़ा बहुत आधा अधूरा कचनारे किस्म का जितना भी लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता ही है, और यही आखिरी में तय करेंगे। तो मैं आपसे बस ये कहते हुए कि अपनी लड़ाई को आप जारी रखें, उस लड़ाई में क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, उसको भी आप जारी रखें, और निश्चित ही आपकी लड़ाई कामयाब होगी। इस उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।